चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास के बारे में। आज हम लोग पूरा का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के फिट इंडिया और चार्टर एक्ट सब सारा खत्म करेंगे और उसके रिविजन्स भी साथ साथ करते जाएंगे। वन शॉट में बोलते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्ट के पास आएंगे। यहाँ से हम लोग एक्ट स्टार्ट किए थे। हम लोग का हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद 1773 के बाद हम लोग का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो चुका है। आज हम लोग का चलेगा चार्टर एक्ट्स के बारे में। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट जो होता है 1853। इन तीनों एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तब हमारा 1773 से लेकर 1857 तक का आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए ये वन शॉट में रिविजन्स करते जाएंगे और एकदम रफ्तार में। जिस समय हमें 1773 एक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बोलिए, क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम नाम था। जिस समय ये 1773 एक्ट को पारित किया गया था, उस समय आपका बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को। जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाए या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। दूसरी बात है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो था, 1773 अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्फे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्फे नाम था। उसके साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। उस 3 अन्य न्यायाधीश का नामकरण क्या किया गया था? चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड किया गया था। इसके बाद इसमें और क्या बताया गया था? इसमें यह बताया गया था कि जो कर्मचारी रहेंगे वो निजी अपना नहीं काम करेंगे, व्यापार नहीं कर सकते हैं, ना सूदखोरी का काम कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद अगला नियम जो दिया था, कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कब पारित हुआ था? 1781 ईस्वी में। इस एक्ट के अनुसार क्या कर दिया गया? इसकी एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कलकत्ता सरकार के अंदर में किसके अधीन कर दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। मतलब कलकत्ता गवर्नमेंट के अंदर में जिस संचालन होने लग गया, उसमें जो शामिल कर दिया गया बंगाल को भी, बिहार को और उड़ीसा को। यही इसकी मुख्य विशेषता थी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पिट इंडिया एक्ट, जो आपका कब पारित किया गया था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे इसकी मुख्य बात थी, इसमें जो शक्तियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक प्रशासनिक शक्ति और एक व्यापारिक शक्ति, या बोलिए एक व्यापारिक शक्ति या प्रशासनिक शक्ति में विभाजित हो गया था। और दूसरा सबसे इसकी महान घटना घटी थी। क्या घटी थी? इसमें होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के एक्ट के तहत किया गया था? वो कौन सा एक्ट था? पिट इंडिया एक्ट। ईस्वी बोलो, 1784। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए, इसके बाद जो अगला एक्ट या अधिनियम पारित किया गया था 1786। जस्ट 1784 के बाद 1786 अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम में क्या बनाया गया? बोला गया इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब सपोज करो कि परिषद के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है, अगर उस निर्णय को अगर चेंज करना चाहे तो इस अधिनियम के तहत वो कर सकता था। मतलब 1784 में जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के द्वारा परिषद के द्वारा कोई नियम को पारित किया जाता था तो उसको बदल नहीं सकता था। तो इसीलिए तुरंत उसके 2 साल के बाद 1786 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया कि अगर परिषद या सदस्यों के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और अगर आवश्यकता पड़ी कि उसके निर्णय को बदलना है तो उसे बदल सकते हैं। इसीलिए ये अधिनियम को लाया गया था। कब लाया गया था? 1786 ईस्वी में।
साथ ही इसके साथ बताया गया था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की जाएगी। जो भारत का गवर्नर जनरल जिसे बनाया गया था उसे सेनापति की जितनी भी शक्तियां होती है वो शक्तियां ऐसे दिया जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तो मतलब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया था? प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया जा सकता था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाले मतलब सेनापति का अधिकार और गवर्नर जनरल और अधिनियम को जो चेंज करते थे मतलब अपना निर्णय लेने का अधिकार जो था उसे पारित करने का ये जो अधिकार सर्वप्रथम मिला था वो किसे मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो बोला जाएगा ब्रिटेन के किस व्यक्ति को भारत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था? तो कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब। तो याद रहेगी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की सेनापति की शक्तियां भी दी गई थी। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट जो है 1793 ईस्वी। कौन सा एक्ट? 1793 ईस्वी। अब जब ये एक्ट पारित किया गया तो जैसे आपको बताया गया है जब जब एक्ट पारित किया गया है तब तक उसमें कोई नियम और सुधार लाया गया है कि उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत बताया गया इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो कंपनी में जो हमारे देश में क्या व्यापार करने के लिए जो आए थे कंपनी उसका एग्रीमेंट को हर 20-20 साल के लिए इंक्रीज किया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो कौन सा अधिनियम था वो? चार्टर एक्ट 1793। तो 17 एक्ट जो होता है 1793 एक्ट के तहत ब्रिटेन की जो व्यापारिक थी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यकाल को 20 वर्ष करके बढ़ाया गया। कितने साल के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। साथ ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से ही वेतन देने की व्यवस्था की गई। मतलब जो ब्रिटेन से जो आएंगे अधिकारी उसका अधिकारी ब्रिटेन की संसद नहीं देगी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजस्व भारत से वसूलेगा उसी को देना पड़ेगा। समझ में आई बात? आएगा ब्रिटेन से लेकिन उसका वेतन कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां से वेतन वसूल के उसकी जो नियम है। समझ में आई बात? तो ये प्रावधान जो किया गया किस एक्ट के तहत किया गया आपका? 1793। तो 1793 एक्ट में दो महत्वपूर्ण एक बात हुई। पहला बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल को कितने साल? 20 साल के लिए बढ़ाया गया। दूसरे बात यहां पर जितने भी अधिकारी नियुक्त होंगे उसका वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी ही देगा क्योंकि वो राजस्व वही वसूलता था। तो यहीं से उसका वेतन भी दिया जाएगा। अगला बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन करने की नींव डाली तथा सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार भी न्यायालय को प्रदान किया गया। मतलब पहले जो भी नियम कानून बनता था वो मौखिक होता था बट 1778 जो हुआ 1793 एक्ट के तहत अब क्या हुआ? कोई भी नियम कानून जो बनेगा वो लिखित होना चाहिए। लिखित होने के साथ साथ उसकी जो सुनवाई होगी वो कहां पर होगी? न्यायालय में होगी। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बात है इस एक्ट के तहत। क्या क्या एक्ट पढ़ते हैं? पहला 20 साल कार्यकाल बढ़ेगा। दूसरा वेतन यहीं से दिया जाएगा भारत से। तीसरा कोई भी नियम कानून बनेगा वो लिखित होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए और उसकी सुनवाई भारत के जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था उसी में होना चाहिए। सही में आई बात? अगला पॉइंट समझिए। अगला जो एक्ट है आपका 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो जब 78 के बाद जब 1813 ईस्वी बना तो इसमें भी कुछ सुधार किया गया होगा। तो इसमें क्या सुधार किया गया? देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? सेम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। मतलब वो जितना काम करेगा 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर आने जा रहा है, क्या बोला गया? कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया। एक अधिकार मतलब क्या? जो क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने अब ये घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगा, लेकिन अब नहीं होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे ब्रिटेन के जो अगर नागरिक
अगर वहां के व्यवसायी चाहते हैं कि अगर हम भारत में व्यापार करें तब अब आप कर सकते हैं। कौन एक्ट के तहत पारित कर दिया गया था? 1813 एक्ट के तहत। मतलब अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकता है, इसके अलावे अगर ब्रिटेन के लोग भी अगर भारत में आकर के व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके कार्यकाल को पुनः 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि इसे भारत के साथ जो व्यापार केवल अकेले करते थे ये अधिकार को छीन लिया, लेकिन इसके साथ केवल छोड़ दिया गया क्या? चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्ष का एकाधिकार दिया गया। केवल इनको एकाधिकार इस क्षेत्र में मिला कि वे चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार स्वतंत्र कर सकते हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। बट इसके अलावे अगर भारत में ब्रिटेन के लोग चाहें अपना व्यापार करने के लिए भारत में तो कर सकते हैं। सही माई बात? तो मतलब 1813 अधिनियम के जैसे ही पारित हुआ वहां से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक, पहले सैन्य शक्ति को छीन लिया गया, अब धीरे धीरे उसके व्यापारिक अधिकार को भी छीनते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट बोला गया, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया। जो अभी हम आपको बोले, इस 1813 अधिनियम के तहत अब ब्रिटेन के लोग भी, नागरिक भी भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हुआ क्या? ब्रिटेन के लोग जाने कि हम तो व्यापार करने के लिए तो भेजते ही हैं, अब उन्होंने धर्म प्रचार भी स्टार्ट किया इंडिया में। यहीं से उनका धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार भी चालू हो जाता है। वो कब से स्टार्ट होता है? 1813 ईस्वी से। मतलब 1813 ईस्वी से पहले ब्रिटेन से कोई भी ईसाई लोग आकर के, जिसे पादरी कहते हैं, वो भारत में आना मना था। लेकिन 1813 ईस्वी के बाद ईसाई पादरी लोग भारत में आने की आज्ञा मिल गई और वहां पर अपने भारत व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार भी चालू कर दिया। तो धर्म का प्रचार अगर बोला जाएगा, ईसाई धर्म का कब से प्रारंभ हुआ, तो वो कौन सा ईस्वी था? 1813 ईस्वी। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि व्यापार तो उन्होंने सैन्य शक्ति तो बढ़ाया, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अब व्यापार कर रहे हैं तो अब अपने धर्म का प्रचार भारत में भी करना चाहिए। तो वो कब से प्रारंभ किया उन्होंने? 1813 ईस्वी में। तो देखिए, इसमें 3 घटनाएं महत्वपूर्ण घटी। पहली घटना ये घटी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था उसका व्यापार को छीन लिया गया। दूसरी, उनके व्यापार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। तीसरा घटना हुआ कि ब्रिटेन के नागरिक भी भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट घटना हुई कि अब भारत में व्यापार के साथ साथ ब्रिटेन के लोग ईसाई धर्म का प्रचार भी प्रारंभ कर दिया। वो कब से चालू किया? 1813 ईस्वी से। कॉन्सेप्ट रही समझ में? आगे देखिए। उसके बाद 1813 चार्टर एक्ट के बाद आपका जो पारित होने वाला था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? बोला गया था इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, अब उनके व्यापार को लगभग समाप्त कर दिया गया। मतलब अब उसकी पूरी एकीकरण मनमाना जो था व्यापार नहीं, अब वो सार्वजनिक सभी लोग के लिए चालू हो जाएगा। तो वही बोला गया इस कंपनी, इसके द्वारा मतलब 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के व्यापारिक अधिकार जो अकेले क्या करते थे उनके पूर्णतः समाप्त कर दी गई और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत में प्रशासन करना ही रह गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार भी करते थे और शासन भी क्या करते थे, अब उनके व्यापार के अधिकार को पूर्णतः छीन लिया। अब बोला ईस्ट इंडिया कंपनी के आप केवल प्रशासनिक कार्य को ही देखभाल कीजिए, अब आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो किस अधिनियम के चार्टर एक्ट के द्वारा पारित कर दिया गया? 1833। तो देखो धीरे धीरे उसका एकदम करके सारा काम खत्म करते जा रहा है। और ब्रिटेन के लोग जो वहां थे, मतलब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो थे, अब धीरे धीरे वो लोग अपना वर्चस्व इंडिया में स्थापित करना चालू कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया को भेजा और ईस्ट इंडिया के पीछे धीरे धीरे वो उन्होंने ब्रिटेन का जो रूल रेगुलेशन था अब इंडिया में आना चालू हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया क्या उसके ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत का केवल प्रशासन ही करना रह जाएगा। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब 1833 अधिनियम के द्वारा
पहले क्या था, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक, कहां, बंगाल का। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदल के उसके बदल दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो कौन सा एक्ट बताइएगा, 1833। 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही बंबई और मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले ली गई। मतलब बंबई और मद्रास में जो विधि व्यवस्था होगी वो नहीं करेंगे, अब जो विधि व्यवस्था जो बंगाल से था वहीं से लागू होगा। समझ में आई बात, मतलब पूरा कंट्रोल धीरे 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 पूरा एकीकरण करते करते अपने हाथ में लेते चले गए। पहले पूरा जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक लिखे, प्रशासनिक लिखे, अब विधि व्यवस्था को भी धीरे धीरे कंट्रोल करते जा रहे हैं। आगे बोला गया, देखो, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्य की को भी शामिल कर लिया। पहले 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, अब एक मेंबर को बढ़ा दिया। किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया है, 1833 अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी। देखो, अंग्रेज लोग जब आए, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था चलाई तो उसमें बहुत सारे सुधार भी किए गए। इंडिया में सुधार देखो यहीं से चालू हो रहा। उसमें क्या था, भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन मतलब समापन कर दिया गया। दास प्रथा जानते हैं ना, पहले राजा महाराजों के समय में अगर किसी को दास बनाना तो उसको खरीद लिया, मतलब गुलाम बन गया। वो गुलाम बन जाने के कारण मतलब उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकता है, मतलब वो उसका दास है। सहमाई बात। तो ब्रिटिश लोगों ने जब ये नियम को 1833 को पारित किया तो बोला कि नहीं, भारत में जो दास प्रथा चल रही है उस प्रथा को पूरा का पूरा समाप्त कर देना चाहिए। और वो कब समाप्त कर दिया गया, 1843 ईस्वी में। तो अगर बोला जाएगा कि भारत में दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था, तो 1843 ईस्वी में। और बोला जाएगा किस अधिनियम के तहत पर समाप्त कर दिया गया था, तो अधिनियम क्या था, 1833 अधिनियम। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बोला गया अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने की उपबंध कर दी गई। मतलब पहले जिस समय हमारे देश में राजाओं का शासन हुआ करता था, वहां पर किसी को भी पोस्ट दिया जाता था या कोई अधिकार दिया जाता था, उसको धर्म के आधार, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, वो जन्म स्थान कहाँ जन्म लिया है, वो उसका वंश कैसा है, वो या किस रंग है, काला है, गोरा है, ये सभी निर्णय करने के आधार पर उसको कोई कंपनी में पोस्ट मिलता था। तो जब ब्रिटेन की सरकार आई, जब ब्रिटेन की सरकार ने अपने नियम कानून को लागू किया तो पहले इन चीजों को समाप्त किया कि मतलब भारत में अब कोई भी अधिकारी बनेगा तो उसकी जो योग्यता होगी, उसकी योग्यता धर्म के आधार पर नहीं की जाएगी, जन्म स्थान के आधार पर नहीं की जाएगी, मूल वंश और रंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब उसमें जो टैलेंट होगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो इन्होंने दूसरा सुधार किया, मतलब हर लोगों को मौका दिया कि आप अधिकारी बन सकते हैं। कौन से समझ में आई बात? आइए, इसके बाद अगला जो बदलाव आया, क्या बदलाव आया? बोला गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल लिया। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल बना, अब जितना राजस्व की वसूली जो होगा अब इसी परिषद के द्वारा किया जाएगा। आगे बोला गया गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश को एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। दूसरा, अब देखो धीरे धीरे बजट भी बनने लग गया कि यहां पर तो हम शासन कर रहे हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाना है, तो उसके लिए एक बजट भी बनना चाहिए। तो 1833 अधिनियम के द्वारा यहाँ बजट भी अब पारित चालू हो गया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, क्या भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग, विधि मतलब समझते हैं ना, नियम कानून बनाने वाले आयोग का गठन किया गया। और बोला गया बात में 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो हमारे क्वेश्चन बनेगा कि हमारे देश में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया आपका विधि आयोग का गठन? 1834 ईस्वी में। उस समय इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को। किसको बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को। तो भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को। कब बनाया गया था?
1834 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, उसके बाद 1833 चार्टर एक्ट के बाद लास्ट जो चार्टर एक्ट आ रहा है आपका 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी। क्या घटेगी देख लीजिए। बोला गया इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं को नाम जिंदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। मतलब यहां पर जो होता था पहले नाम क्या लिखा हुआ, नाम जिंदगी। इसका मतलब हुआ कि पहले गिना चुना लोगों को ही अधिकारी बनाया जाता था, लेकिन इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया कोई भी अधिकारी बनेगा। इससे पहले 1833 के आधार पर रंग भेद जन्म स्थान के आधार पर समाप्त किया। अब बोला गया कि नहीं, अब सिलेक्शन जो होगा वो एक कॉमन एग्जाम के द्वारा होगा, कॉमन परीक्षा के द्वारा होगा, एक योग्यता के द्वारा होगा। इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया 1853 एक्ट। तो वही बोला गया कि इसमें जो होगा चुने हुए लोग नहीं आएंगे। इसके द्वारा देखो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की। लॉर्ड मैकाले का बोले विधि आयोग की नियुक्त किया गया था 1800 कब किया गया था 34 में। तो इन्होंने एक ऐसी विधि आयोग का गठन किया गया कि भारत में जितने भी अधिकारी की नियुक्ति की गई एक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। तो देखो प्रतियोगिता परीक्षा का अगर जन्मदाता माना जाएगा तो किसे माना जाएगा, लॉर्ड मैकाले को। इन्हीं ने भारत में स्टार्ट किया कि अगर किसी को भी किसी पोस्ट पर जाना है तो उसे प्रतियोगिता परीक्षा से होकर गुजर के जाना पड़ेगा, ना कि पैरवी जो झारखंड में चलता है। पैरवी पूरा हाँ मेरा जान पहचान वाला उसी को नौकरी दिला देंगे, अब बाकी मिलेगा नहीं। तो देखिए ब्रिटेन जब हमारा स्टार्ट किया शासन करने के साथ साथ देखो वो लोग शुरू से नियम का पाबंद थे, तो उन्होंने अपने नियम को भारत में भी लागू किया धीरे धीरे, जो ब्रिटेन में नियम कानून चला करते थे। आगे बोला गया इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब परिषद का कार्य अलग संभालेगा और प्रशासनिक कार्य अलग रहेगा। दोनों का किसी से कोई मेल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो फिर हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आप अपने अनुसार नियम पारित कीजिएगा, जो आपको अच्छा नियम लगेगा वैसी को पारित कीजिएगा, वही काम करेंगे। तो इसीलिए बोला नहीं, तो आप भारत में जो होगा परिषद और प्रशासनिक व्यवस्था को दोनों का अलग कर देंगे। विधि का नियम कोई और बनाएगा, प्रशासन कोई और करेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि आप ही समझ लिए कि सेनापति है, तो आप अपने अनुसार नियम बना दिए तो वही लागू हो जाएगा। जो राजा महाराजा करते थे अपने अनुसार नियम कानून, तो इन्होंने इस चीज को समाप्त किया कि विधि का व्यवस्था करने वाला कोई और रहेगा और प्रशासन करने वाला कोई और रहेगा, जिससे कि हमारे व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल सके। वही बोला गया है विधान परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिन्हें विधान परिषद कहते हैं। देखो विधान परिषद कहते हैं। तो देखो ब्रिटिश टाइम में ही विधान परिषद की स्थापना हो गई थी। जब परिषद बनेगा तो कोई सिंगल आदमी नहीं बनेगा, उसमें कितना मेंबर का नियुक्त किया गया, 6 मेंबर का नियुक्त किया गया। 6 की रजामंदी से ही कोई नियम कानून बनेगा और उस नियम कानून को प्रशासनिक व्यवस्था सुधार करेगा, पालन करेगा। ठीक है, यहां तक ही था आपका। तो मतलब इतनी बात समझ में आई जो बताने का कहने का मतलब। तो जो हम लोग 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किए और 1700 आपका कहां तक गए 93 तक, मतलब 1893 तक। तो मतलब हमारा जो होगा 1800 ये जो नियम हुआ 1857 तक चलेगा। तो मतलब जैसे जिस प्रकार हमारे देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले तो उससे मिला पोस्ट। इसका सारांश क्या निकला, इस अधिनियम जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 अधिनियम तक निर्णय निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला पहले किसी व्यक्ति को अगर बेटे ने भेजा है तो वो वहां पर जब कंट्रोल कर रहा है तो उसकी जो शक्ति को एक बार नहीं छीना, धीरे 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 करके वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो अधिनियम पढ़ेंगे, वो प्रधानमंत्री के अंडर में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन की महारानी जो होगी वो जो फरमान जारी करेगी वही अब हमारे देश में लागू होगा। यहां तक उसकी क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई 1857 तक। तो उम्मीद करते हैं जो क्लास में बताए समझ में आया कुछ, तो कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद।